नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं आरबीएसई सिलेबस कक्षा 10 की एसएसटी की बुक, जिसमें हमारे 7 अध्याय पूरे हो चुके हैं और अगला अध्याय है 8 जल संसाधन। परिचय। जल प्रकृति की अनुपम देन है जो कि पृथ्वी पर समस्त मानवीय क्रियाओं को आधार प्रदान करता है। जल संसाधन किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है। प्राचीन काल में नदी घाटियां ही सभ्यता विकास के लिए स्थल रही हैं। पृथ्वी के धरातल पर 71% जल तथा 29% स्थल है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है तथा शेष 3% जल ही मीठा जल है, जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों हेतु संभव है। इस 3% जल को यदि 100 इकाई के रूप में ले तो इसका भी 69% भाग हिम के रूप में हिम टोपियों एवं हिमनदों में कैद है तथा 30% भाग भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। शेष 1% जल का उपयोग ही मानव पेयजल, कृषि एवं सिंचाई तथा आर्थिक क्रियाओं के लिए करता है। भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल उपयोग योग्य जल की उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इसमें से केवल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल ही उपयोग में लिया जा सकता है। इस मानव उपयोगी जल में से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल तथा 433 बिलियन क्यूबिक मीटर भूभाग का जल है। सन 2000 में भारत में जल की कुल आवश्यकता 634 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष थी तथा सन 2025 में यह मांग बढ़कर 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। ये पृथ्वी का जल भंडार पर बताया गया है, जिसमें महासागरीय खारा पानी वो 97% है, जबकि मीठा पानी बस 3% ही है। हाँ, तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा वैश्विक उष्णता से जल संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव के कारण जल का समुचित प्रबंधन तथा संरक्षण आवश्यक हो गया है। उपयोग जल की स्थिति। भूमिगत जल जो कि 30% है। हिमानियों में कैद जल जो कि बर्फ़ के रूप में जो जमा हुआ है वो है 69% जल तथा जो अन्य जल है वो है 1%। जल प्रबंधन। एक और मानव जनसंख्या के बढ़ते आकार, आधुनिक जीवन शैली तथा जल के अवैधानिक उपयोग से जल संसाधन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ वर्षा जल का अधिकांश भाग नदियों के माध्यम से धरातलीय प्रवाह द्वारा बिना उपयोग में लाए हुए समुद्रों में व्यर्थ चला जाता है। इस दशा में जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए जल प्रबंधन की तकनीकों को अपनाना समय की प्रबल मांग है। इस दिशा में वर्षा जल को प्रबंधित करना पहली आवश्यकता है। धरातलीय प्रवाह से व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग बढ़ती जनसंख्या की मांग पूर्ति हेतु मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता के कारण पड़ने वाले सूखे व अकाल से निपटने के लिए आवश्यक है। इसी दशा में देश में आज़ादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं आरंभ की गई। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति एक ही परियोजना से सुनिश्चित की जाती है। भारत में इन परियोजनाओं से बाढ़ व सूखे की समस्या से बचाव होने लगा है। जल विद्युत उत्पादन बढ़ा है। सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति बढ़ी है। मछली पालन व पर्यटन विकास को बढ़ावा मिला है और पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग प्राप्त हुआ है। इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को देश में प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये बहुउद्देशीय योजनाओं के प्रोजेक्ट बताए गए हैं। इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं में
एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति का लक्ष्य रखा जाता है, जैसे सिंचाई हेतु जल की पूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सूखा प्रबंधन, जल का औद्योगिक उपयोग, पेयजल आपूर्ति, मछली पालन, जल क्रीड़ा एवं पर्यटन। भारत में इन परियोजनाओं का संचालन राज्यों तथा केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे भाखड़ा नागल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टिहरी आदि परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राजस्थान सरकारों के माध्यम से चंबल परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश व राजस्थान की है, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश की है, तुंगभद्रा ये आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना ये गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सम्मिलित परियोजनाएं हैं। मयूराक्षी तथा फरक्का परियोजना ये पश्चिम बंगाल की है। माही परियोजना गुजरात तथा राजस्थान, गंडक परियोजना बिहार तथा उत्तर प्रदेश, मत्स्यकुंड परियोजना ये आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में है। जैसी विभिन्न परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है। भाखड़ा नागल परियोजना 1948 में आरंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई देश की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना, जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित है। तो कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में। यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं। इसका उद्देश्य सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, जल विद्युत व पेयजल की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना है। इस योजना के तहत 2 बांध पंजाब के अंबाला जिले में बनाए गए हैं। पहला भाखड़ा बांध, जो कि 518 मीटर लंबा तथा 226 मीटर ऊंचा है। सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े गुरुत्वीय बांधों में यह सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नागल नामक स्थान पर बनाया गया है, जो कि भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। ये भाखड़ा नागल परियोजना क्षेत्र है। इन बांधों से सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नागल नहर, बिस्त दोआब नहर, नरवाना नहरें निकाली गई हैं तथा कोटला, गंगवाल तथा रूपनगर में विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना, जो कि पश्चिम बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसे पश्चिम बंगाल में शोक कही जाने वाली दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल में शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर 1948 में आरंभ किया गया। यह नदी पश्चिम बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपरदन तथा बाढ़ के लिए कुख्यात थी। यह नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार व झारखंड में 290 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में गिरती है। बाराकर, बोकारो व कोनार इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ व अपरदन से प्रभावित होता है। इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के प्रारूप के अनुसार भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की है। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल व झारखंड के नदी घाटी का आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना था। इस योजना में बाराकर नदी पर मेथान व तिलैया बांध, कोनार नदी पर कोनार एवं दामोदर नदी पर
पंचेत पहाड़ी बांध तथा एक दुर्गापुर बैराज का निर्माण किया गया। बोकारो, चंद्रपुर, तिलैया, मेथान, पंचेत पहाड़ी तथा दुर्गापुर में कई जल विद्युत गृहों का निर्माण तथा विस्तृत नहरी तंत्र का विकास किया गया। ये दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। हीराकुंड परियोजना प्रायद्वीपीय भारत की यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध महानदी पर भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई। तो हीराकुंड परियोजना है वो एक तो उड़ीसा में है और ये उड़ीसा की किस नदी पे है? महानदी नदी पर। महानदी नदी छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा में बहती है। मानसून काल में नदी घाटी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। शेष समय में यहाँ सूखे तथा अकाल स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। भारत सरकार ने संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड नामक स्थान पर इस नदी पर बांध बनाया है ताकि ऊपर लिखित समस्याओं का निदान कर यहाँ सिंचाई पेयजल की आपूर्ति हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 4801 मीटर है तथा ऊंचाई 61 मीटर है। इस बांध के पीछे बनी झील में 810 करोड़ घन मीटर जल सिंचित होता है। इसके अलावा तिकरापाड़ा व नराज में 2 अन्य बांध बनाए गए हैं। इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया है जिसमें प्रथम चरण में उड़ीसा के संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर तथा बाईं ओर सेसन व संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया तथा दूसरे चरण में 4 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना चंबल नदी पर 1953 में आरंभ हुई। इस नदी के प्रवाह से भूमि अपरदन तथा बाढ़ के कारण तथा अन्य संबंधित आपदाओं से होने वाली हानि से बचाव के लिए 3 चरणों में आरंभ की गई। इस योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध तथा नहरी प्रणाली का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में ये चंबल घाटी परियोजना है। द्वितीय चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध व जल विद्युत उत्पादन तथा तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध तथा विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। सन 1960 के दशक में ही कोटा बैराज का निर्माण किया गया जिससे राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई के क्षेत्रों को बढ़ाया गया। माही बजाज सागर परियोजना यह राजस्थान एवं गुजरात राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस हेतु विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर नवीन परियोजना के लिए 1966 में दोनों राज्यों में करार हुआ। यह परियोजना डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं सिंचाई व विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया। गुजरात सरकार की लागत से कड़ाना बांध बनाया गया। नहरी प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे कागदी पिकअप बांध बनाया गया और विद्युत तंत्र के विकास हेतु मुख्य बांध पर 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया।
बीसलपुर परियोजना 1997-98। यह बहुउद्देशीय जल परियोजना सिंचाई व पेयजल है। इस योजना में टोंक जिले के टोड़ा रायसिंह कस्बे के पास बीसलपुर स्थान पर बनास नदी पर 574 मीटर लंबा तथा 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध के दाएं तथा बाएं किनारे से 2 नहरें निकाली गई हैं। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई, जयपुर शहर तथा अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर एवं रास्ते में आने वाले गांवों को पेयजल आपूर्ति तथा टोंक जिले के 256 गांवों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान की अन्य परियोजनाएं। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में थार मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति, व्यर्थ भूमि के उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से सतलज एवं ब्यास के संगम पर स्थित हरिके बैराज से इस नहर को निकाला गया है। यह नहर भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी कुल लंबाई 649 किमी, जिनमें से 169 किमी पंजाब तथा 14 किमी हरियाणा में तथा शेष राजस्थान में है। इस नहर के द्वारा राजस्थान के 9 जिलों, 29 कस्बों तथा 3461 गांवों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस नहर को 2 चरणों में पूर्ण किया गया, जो क्रमशः राजस्थान फीडर तथा मुख्य नहर है। राजस्थान फीडर जो आरंभिक स्थल से मसीतावली तक तथा मुख्य नहर मसीतावली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक का भाग है, जो क्रमशः 204 किलोमीटर तथा 445 किलोमीटर है। इस नहर के द्वारा थार के मरुस्थल में सिंचित क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न शाखाएं तथा लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर अर्थात पश्चिमी सीमा पर 9 शाखाएं ढाल के, ये इंदिरा गांधी नहर का फोटो है, ढाल के अनुरूप तथा पूर्व की ओर ऊंचाई अधिक होने के कारण जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में डाला जाता है, जिसे लिफ्ट नहर कहा जाता है। इन लिफ्ट नहरों के माध्यम से विभिन्न कस्बों तथा शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। लिफ्ट नहरों की कुल संख्या 7 है। इस नहर के माध्यम से लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। अब इस परियोजना को बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु सिंचाई योजना के लिए अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया है, जिससे 13 किलोमीटर दूर नागरिया गांव में पिकअप से नहर प्रणाली का विकास किया गया है। सोम अम्बा कमला परियोजना सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र विकास हेतु कमला अम्बा गांव में बांध का निर्माण किया गया है, जिससे डूंगरपुर जिले की आसपुर तथा उदयपुर की सलूम्बर तहसील के गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बांध बनाया गया है। बांध से मत्स्य पालन व नहर प्रणाली का विकास किया गया। सिद्धमुख परियोजना रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर तथा हनुमानगढ़ की नोहर भादरा तथा चूरू जिले की तारानगढ़ व राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य इस परियोजना में रखा गया। नर्मदा परियोजना सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर तथा जालोर को पेयजल की आपूर्ति होती है। जवाई बांध परियोजना पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक जवाई नदी पर एरिनपुरा पाली में बांध बनाया गया है, जिससे 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली व जालोर में सिंचाई की जाती है। पांचना बांध
करौली जिले में गुड़ला गांव के समीप 5 नदियों बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट तथा अटा के संगम पर मिट्टी का बांध बनाया गया है, जिससे टोड़ा भीम, हिंडौन, गंगापुर के गांवों को सिंचित किया जाता है। उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा भी लगभग 40 लघु परियोजनाएं राजस्थान के विभिन्न भागों में क्रियाशील हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर जल का प्रबंधन कार्य किया गया है। जल संरक्षण प्राकृतिक जल के न्यायोचित उपयोग को सुनिश्चित करना, प्राप्त जल संसाधन का समुचित प्रबंधन करना ही जल संरक्षण की विधा का अहम लक्ष्य है। किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित जल प्रबंधन कर संग्रहण करना भी जल संरक्षण का एक हिस्सा है। मानसूनी काल में प्राप्त अतिरिक्त जल को बांधों, तालाबों, झीलों अथवा छोटे जल स्रोत में इकट्ठा करके इसे वर्ष के शेष भाग में प्रयोग में लिया जा सकता है। भारतीय परंपरा के अनुसार जल को अमृत के समान माना है। जल संसाधन के प्रति संवेदनशीलता के कारण ही देश के शासकों, सेठ साहूकारों तथा आम नागरिकों ने गांवों तथा नगरों में कुएं, बावड़ी, तालाब तथा झीलों का निर्माण कराया है। प्राचीन भारत में जल संरक्षण के प्रति सद्भावना थी। इसी कारण भारत में सिंधु सभ्यता की खुदाई से कुंड, कूप तथा नहरों के साक्ष्य मिले हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। दक्षिण भारत में चालुक्य शासकों द्वारा विभिन्न एनीकटों तथा बांधों का निर्माण कराया गया। राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता परंपरागत रही है, क्योंकि वर्षा की कमी तथा सूखे की आशंका यहाँ हमेशा बनी रहती है। इसी कारण स्थानीय राजाओं तथा साहूकारों द्वारा बावड़ी, झालरा, नाड़ी, कुएं, कुई तथा जोहड़ों का निर्माण करवाया गया, जो कि स्थानीय जनता के पेयजल स्रोत रहे हैं। साथ ही छोटे व बड़े बांध, खड़ीन तथा एनीकट पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी उपयोगी रहे। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप में बावड़ी, पहला है बावड़ी, चतुष्कोणीय, गोल व वर्तुल आकार में निर्मित जल स्रोत, जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इनके आगे आंगननुमा भाग होते हैं। इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी रहती हैं। इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब, स्तंभ व झरोके होते हैं। इन झरोकों में स्थानीय जल देवता की मूर्तियां होती हैं। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व उपयोग व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों स्तरों पर होता आया है। बावड़ियों राज्य के प्राय सभी जिलों में मिलती हैं। बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। बूंदी शहर को। इसके अलावा जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भांडारेज बावड़ी, चित्तौड़ की विनाता की बावड़ी, आभानेरी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध हैं। ये प्रमुख बावड़ी है। ऐसी होती हैं, सीढ़ियाँ होती है, नीचे पानी होता है, झरोके, मेहराब आदि बने हुए होते हैं। ये चांद बावड़ी है। तालाब में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है, जो पशुधन तथा मानव के पेयजल का स्रोत रहा है। अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भाग के समीप किया गया है। इन तालाबों के निर्माण में धार्मिक तथा सामाजिक भावना जुड़ी हुई होती है।
इस कारण इनका संरक्षण तथा सुरक्षा आसानी से हो जाती है। राजस्थान के प्रमुख तालाब जो तत्कालीन समय में जल स्रोत रहे हैं, पाली में हेमावास तालाब, भीलवाड़ा में सरेरी तथा मेजा तालाब, चित्तौड़गढ़ जिले में बानकिया तथा सेना पानी तालाब, जैसलमेर जिले में गड़ीसर, गजरूप सागर तालाब प्रसिद्ध रहे हैं। झीलें राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने में सर्वाधिक प्रचलित स्रोत रही है। इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों एवं बंजारों के द्वारा किया गया था। ये पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में प्रचलित रही हैं। इन झीलों से नहरें निकालकर समीप के भागों में सिंचाई कार्य किया जाता था। यह झीलें स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकास में सहायक रही हैं। अकाल तथा सूखे के समय में ये झीलें जीवनदायिनी रही हैं। इन झीलों में अजमेर की आना सागर, उदयपुर की पिछोला तथा फतेह सागर, चूरू की ताल छापर, जालौर का बाकली बांध, टोंक का टोर डी सागर, पाली का सरदार समंद, बूंदी की नवलखा झील तथा राजसमंद की नौ चौकी झील प्रसिद्ध है। ये पुष्कर झील का फोटो है और ये राजसमंद की नौ चौकी झील है। नाड़ी सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है। नाड़ी यह पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश पाए जाते हैं। नाड़ी में रेतीली मैदानी भाग के निचले क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। नाड़ी सामान्य रूप से 4 से 5 मीटर गहरी होती है। इसमें छोटा आकार तथा कम गहराई तथा वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी के कारण वर्षा जल अल्पकाल के लिए इकट्ठा होता है। इन नाड़ियों की मिट्टी को प्रतिवर्ष निकाला जाता है तथा नाड़ियों को गहरा किया जाता है। ये प्राय पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, पशुओं तथा वन्य जीवों के पेयजल का मुख्य स्रोत रही है। ये है नाड़ी। ये मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। टांका यह पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण तथा जल संरक्षण स्रोत है, जो कि प्रत्येक घर तथा खेत में भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। इसके ऊपरी भाग को पत्थरों अथवा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है। ये टांका है। इसमें घरों की छत तथा आगोर से आने वाले वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। इसके आंतरिक भाग में राख तथा बजरी का लेप कर दिया जाता है, जो जल रिसाव व तली के कटाव को रोकता है। राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना तथा अन्य योजनाओं में इन टांकों का निर्माण किया जा रहा है। जोहड़ यह शेखावाटी क्षेत्र तथा हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का साधन है। इसका रूप सामान्यतः टांके के समान ही है। चौकोर आकार का जोहड़, ये गोल आकार का जोहड़ है। परंतु इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा तथा गोलाकार और खुला हुआ रहता है। तो टांके में तो क्या होता है कि उसको पूरा पैक कर देते हैं, बस पानी जाता है उतना ही जगह छोड़ते हैं, जबकि जो जोहड़ होता है ये कुएं की तरह होता है। मतलब ये ऊपर से बहुत बड़ा होता है, कुएं का मुंह सकरा होता है जैसे, लेकिन इसका मुंह थोड़ा बड़ा होता है और ये ढका हुआ नहीं रहता, खुला हुआ होता है, जिसमें बहते हुए वर्षा जल को इसके आगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। ये जोहड़ पशुओं तथा मानव के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत है। बेरी या छोटी कुई
यह पश्चिमी राजस्थान में तालाब तथा खड़ीन में आग और भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाई जाती है। इसका व्यास 2 से 3 फीट होता है तथा इसकी दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता है जिससे भूमिगत जल रिसकर आता रहे। इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में बेरी कहा जाता है। राजस्थान में बेरियां बाड़मेर व जैसलमेर में पाई जाती हैं। खड़ीन वस्तुतः जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर कच्ची अथवा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है जिससे इससे लगते दूसरे खड़ीन भूमि को जल मिल सके। इस खड़ीन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में वृद्धि, मिट्टी संरक्षण तथा मिट्टी में नमी बनी रहती है। इससे रबी तथा खरीफ की दोनों फसलें आसानी से पैदा होती हैं। साथ ही इसके किनारों तथा आगोर पर बनी बेरियों से ग्रीष्म काल में पेयजल मिलता रहता है। वस्तुतः राजस्थान में जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन परंपरागत रहा है क्योंकि अकाल व सूखे की आशंका यहाँ पर बनी रहती है। इस कारण स्थानीय जनता तथा शासकों ने वर्षा जल की एक एक बूंद सहेज कर अधिकतम उपयोग की मानसिकता से इन विभिन्न तकनीकों को जन्म दिया। धार्मिक आस्था से जुड़े होने से स्वतः ही संरक्षित होते रहे जिसके कारण ये स्रोत लंबे समय तक स्थानीय जीव जंतुओं व प्राकृतिक वनस्पति और मानव के लिए पेयजल की आपूर्ति करते रहे। जल स्वावलंबन वर्तमान में गिरते भूमिगत जल स्तर, स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा, बड़े बांधों में बढ़ती मिट्टी की गाद तथा वर्षा की कमी के कारण जल संकट की विकट परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी। साथ ही बढ़ती जनसंख्या से जल की बढ़ती मांग के कारण संकट और भी गंभीर हो गया। इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान तथा राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इन कार्यक्रमों को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जल का समुचित प्रबंधन किया जाना है। सामान्यतः जल का प्रबंधन तथा संरक्षण परंपरागत रूप से प्रत्येक ढानी, गांव व कस्बे में नाड़ी, तालाब, कुएं, बावड़ी, जोहड़ व बेरी आदि विभिन्न रूपों में अपनाया गया है। ये जल स्रोत तत्कालीन समय के अनुसार स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन तथा संरक्षण का अनुपम उदाहरण थे जो कि लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर जल प्रदान करते थे। जल प्रबंधन की परंपरागत सुव्यवस्थित तकनीकों से राजस्थान के पश्चिमी भाग में अकाल के समय में भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता था, परंतु इन स्रोतों की वर्तमान में उपयोगिता कम होने तथा पर्याप्त संरक्षण के अभाव में ये जर्जर स्थिति में रह गए। वर्तमान समय में जल की कमी से उत्पन्न होने वाले संकट से मुक्ति के लिए जल स्वावलंबन आवश्यक हो गया है, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जल की बचत तथा जल के उपयोग को व्यवस्थित करना तथा वर्षा जल को स्थानीय स्तर पर संरक्षित कर उसका समुचित प्रबंध करना है। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि इन परंपरागत स्रोतों का स्थानीय स्तर पर पुनर्विकास करके इनका सिंचाई तथा अन्य कार्यों में उपयोग किया जाए।
साथ ही स्थानीय स्तर पर वर्षा जल व भूजल का इस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे भविष्य में भी स्थानीय स्तर पर जल की उपलब्धता बनी रह सके। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में ग्रामीण स्तर पर जलग्रहण क्षेत्रों को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार तथा भामाशाहों के सहयोग से जल प्रबंधन कर आत्मनिर्भर करना है। इस योजना में भूजल स्तर में वृद्धि व गुणवत्ता में सुधार कार्य करने के साथ साथ प्राचीन स्रोतों जैसे कुएं, तालाब, नाड़ी तथा लुप्त हो रहे जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। इसमें पंचायत स्तर पर नाड़ियों, तालाबों व कुओं की खुदाई तथा इनकी दीवारों को ठीक करने का कार्य करना तथा इन जल स्रोतों के जल प्राप्ति क्षेत्रों में आने वाले अवरोधों को हटाकर जल प्राप्ति के मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य किया जाना है। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक ट्रस्टों, अप्रवासी भारतीयों व स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी से जल ग्रहण क्षेत्रों के उपचार पर कार्य किया जाता है। इसमें डीप कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंचेस, स्ट्रेगर्ड, फार्म पॉन्ड, मिनी परकोलेशन टैंक, संकन गली पिट, खड़ीन, जोहड़, टाँका निर्माण करना है। जैसे कि ये ऊपर चित्र में बताए गए हैं, ये जल स्वावलंबन योजना के विभिन्न रूप हैं जिनमें स्ट्रेगर्ड ट्रेंचेज, तालाब, मिनी परकोशन टैंक, एनीकट, टाँका, मिट्टी के बांध, इनका निर्माण करना है। श्रृंखलाबद्ध छोटे छोटे एनीकट, मिट्टी के चेक डैम एवं जल संग्रहण ढांचा, नाला स्थिरीकरण के कार्य करना है। इसके अलावा माइनर इरिगेशन टैंक की मरम्मत, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्य एवं जल स्रोतों को नालों से जोड़ना, चारागाह विकास तथा वृक्षारोपण कार्य, कृत्रिम भूजल पुनर्वहन संरचनाओं के पुनर्जलभरण कार्य एवं फसल व उद्यानिकी में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना है। साथ ही ग्रामीणों में इन जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बनाए रखने के उद्देश्य से इनके महत्ता का प्रचार प्रसार विभिन्न नुक्कड़ नाटकों तथा मेलों व रैलियों के माध्यम से किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु, पृथ्वी पर केवल 0.33% जल ही मानव के पेयजल, सिंचाई तथा आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोगी है। जल प्रबंधन में जल के वितरण, विकास व सुव्यवस्थित उपयोग के लिए की गई सभी तकनीक योजनाएं सम्मिलित होती हैं जो जल की मांग व पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करती हैं। जल संरक्षण में वर्षा जल को स्थानीय स्तर पर संग्रहित करने के लिए अपनाई गई तकनीक व विधियां भी शामिल होती हैं। जल स्वावलंबन में भूजल तथा सतही जल का स्थानीय स्तर पर जल का प्रबंधन व संरक्षण कर आत्मनिर्भर होना है। भाखड़ा बांध जो कि 518 मीटर लंबा तथा 226 मीटर ऊंचा है, सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध जो विश्व का सबसे लंबा बांध अर्थात 4801 मीटर लंबा बांध है, जिनके पीछे बनी झील में 810 करोड़ घन मीटर जल संचयित होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का नवीन मंदिर बताया है। पिकअप बांध से विभिन्न बांधों से छोड़े जाने वाली पानी को रोकने का कार्य करता है। इसके बाद समान रूप से वितरित किया जाता है। बैराज से तात्पर्य
जहां से सिंचाई के लिए नहरों को निकाला जाता है, जैसे हरिके बैराज तथा कोटा बैराज। इंदिरा गांधी नहर भारत ही नहीं एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है, जिसकी कुल लंबाई 649 किमी है। पांचना बांध करौली जिले के गुड़ला गांव के समीप 5 नदियों बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट तथा अटा के संगम पर मिट्टी का बांध बनाया है। खड़ीन वस्तुतः जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है, जो जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई। जोहड़, शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू व चूरू वर्षा के जल संग्रहण का स्वरूप है। जल स्वावलंबन के उद्देश्य से भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान तथा राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं, आप अपना पूरा अध्याय पढ़ के प्रश्नों को कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।